पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। मैं हिमावृष्टि फिर से स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के खरी क्षेत्र के इन खूबसूरत वादियों से। तो दोस्तों आज बने रहेगा ब्लॉग पे, फिर से आ गई हूँ मैं नए ब्लॉग के साथ। है भी होगा तो वो चीज़ और ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएगी और सुशासन युक्त हो जाएगी, क्योंकि हमारी 9 थीमों में एक थीम ये भी है कि सुशासन युक्त गांव, फिर है आत्मनिर्भर ढांचा युक्त गांव। आपके गांव में हर एक व्यक्ति, चाहे वो कृषि कर रहा हो, चाहे वो उद्यानीकरण कर रहा हो, चाहे वो पशुपालन कर रहा हो, चाहे वो व्यवसाय कर रहा हो, चाहे वो जो भी काम कर रहा है, वो खुद में सक्षम है या नहीं। आपके समूह बने हैं गांव में, तो वो समूह सक्षम है या नहीं, उसके लिए आप अपनी ग्राम पंचायत योजना में प्रायोरिटी रख सकते हैं, यानी उसको प्रमुखता दे सकते हैं कि मेरा ये समूह बहुत एक्टिव है। ये चाहे महिला मंगल दल है, चाहे युवक मंगल दल है, चाहे पुरुषों का समूह है, उनकी क्या प्लानिंग है, उनकी स्ट्रेटजी को आप अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना में, सतत विकास के लक्ष्य ये कहते हैं कि आप अपनी प्लानिंग में इन लक्ष्यों को शामिल जरूर करिए। महिला हितैषी गांव, ये बहुत ही टॉपिक जो है। अब हमारे मतलब उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रतिशत है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि शिशु मृत्यु दर महिला के केस में बहुत ज़्यादा है, और यहाँ हम लोग काफ़ी इक्वालिटी पर बात करते हैं। आज से पहले भी, और अब तो खैर ज़माना ही बदल गया, तो अब तो महिलाओं को इतना हक मिल गया है। यहाँ पर इस टॉपिक पर मैं बस इतना ही बोलूँगी, जो मुझे शिकायत रहती है उत्तराखंड की महिलाओं से, कि हम सब लोग इतना मेहनत करते हैं। मैं कहूँ कि उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी है अन्य प्रदेशों के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर आजीविका के स्रोत कम होने की वजह से जो पुरुष हैं वो बाहर चले जाते हैं, या फिर हमारा देश भारत में तीसरे राज्य जो है वो तीसरे नंबर पर आता है, जो सबसे ज़्यादा डिफेंस के लोगों को जन्म देता है। क्षेत्रफल के हिसाब से भी हम सबसे ज़्यादा तादाद में जो है डिफेंस में यहाँ से निकलते हैं। तो ऐसे उसमें हम जब इतने एक्टिव हैं, घर हम संभाल रहे हैं, खेती बाड़ी हम संभाल रहे हैं, बच्चे हम संभाल रहे हैं, समाज हम देख रहे हैं, रिश्तेदारी हम देख रहे हैं, तो फिर हम मंचों पर आने से क्यों डरते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आपको थोड़ा सा और मुखर होने की ज़रूरत है? अगर आप इस तरह के मीटिंग में, प्रशिक्षण में जाएंगे, तो आप अपनी भागदौड़ किसी मर्द को क्यों सौंप देते हैं? आप उसकी कठपुतली क्यों बनना चाहते हैं? काम करता है, प्रधान है महिला, वार्ड सदस्य है महिला, अटेंड उनकी वो काम उसको करना है, साइन उसको करना है, कार्य उसको करना है। प्रशिक्षण लेने पुरुष आ जा रहे हैं, अरे वो क्या, उनमें वैसे भी उतना वो नहीं है। पुरुष तो अपने आप में बहुत महान, उनको लगता है कि हमें सब पता है, क्योंकि वो देश दुनिया घूमते हैं, उनको ऐसे प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। वो सीधे पूछते हैं लाभ बताइए, कुछ भत्ता वत्ता है तो आते हैं, नहीं तो नमस्ते कर देते हैं। गलत तो नहीं कह रही हूँ सर? सही बात है। तो आदमी अपने आजीविका के लिए उसको प्रशिक्षण की जरूरत मत दे, देश दुनिया घूम कर आए, हमको अब क्या, हमको ये ऐसे प्रशिक्षण की क्या जरूरत है? हमको अब क्या सीखने की जरूरत है? हमको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। भत्ता है तो 2 साइन कराओ, 4 साइन कराओ, 6 साइन कराओ, और नमस्ते करो और चलो, क्योंकि हमारा समय बहुत कीमती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो महिला, हम अपने घर को अगर नहीं सशक्त कर पा रहे, हम अपने घर की महिला को नहीं सशक्त कर पा रहे। गवर्नमेंट इसलिए वो सीट निकाली थी ताकि महिला के मुद्दे, प्रॉब्लम्स उस पे शामिल हो। एससी एसटी को इसलिए रखा जाता है हर एक कमेटी में, ताकि उनके इश्यूज जो है उस फोरम पर आए। अगर यहाँ पर एक मेंस टॉयलेट बना है, तो आपका पति अगर आ रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक महिला आ रही है तो वो कहाँ जाएगी? तो ये प्रॉब्लम तब होगी जब महिला आएगी और महिला इस मुद्दे को उठाएगी। अब महिला तो आती नहीं है, तो महिला के मुद्दे को उठाएगा कौन? हमें क्या पता कि उस पुरुष को क्या पता, वो थोड़ी ना झेल रहा है। बीइंग अ महिला, आप एक महिला होने के नाते आपको समाज में किस तरह की परेशानी हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, वो प्रॉब्लम आप झेल सकते हो। आपको पता है, वो बात आपके तरफ से आएगी, ना कि आपके प्रतिनिधि की तरफ से आएगी। आप समाज में हो, इसलिए जो पद दिया गया था वो इसलिए रखा गया था कोई भी चीज का, कि उस लिंग या उस जाति के मुद्दे उस प्रतिनिधि के माध्यम से आगे आए। पर होता यह है कि महिला बन तो जाती है, पर उसके मुद्दे या उसका प्रतिनिधि कोई और बन जाता है, जिसकी वजह से वो मुद्दे प्रखर रूप से सामने नहीं आ पाते, और उसका परिणाम ये होता है कि वो एक योग्य महिला का पद तो मार ही रही होती है, साथ ही उन मुद्दों को भी लाने से हमारा जो एक्चुअल जो ये ढांचा था, नीति बनी थी, वो सफल नहीं हो पाती। मैं ये नहीं कहती, कुछ कमियां सरकार, नीति और निर्देशन पर भी होती है, लेकिन हम पहले अपने आप को भी आकलन कर लें कि हम कितना वो हैं। ट्रेनिंग ये 4 बजे तक चलनी है, अगर ये ट्रेनिंग 2 बजे खत्म हो रही है तो इसकी अकेले गुनहगार मैं नहीं हूँ, इसके गुनहगार आप भी उतने ही हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते, और मैं यहाँ पर अकेले क्या करूँगी, मैं किससे बातें करूँ? अगर आप नहीं आने, आज यहाँ पर कितने शाजी, 90 लोग, 91 लोग यहाँ पर होने चाहिए थे, और गिन के 20 लोग हैं। मुझे
उनके राशन कार्ड बने हैं या नहीं बने हैं, उनको मिल रहा है राशन या नहीं मिल रहा है, ये आपका पहला दायित्व है। दूसरा, स्वस्थ गांव। आपके गांव में आशा, आंगनवाड़ी, प्राथमिक चिकित्सालय की क्या स्थिति है? क्या समय समय पर जो सरकार की योजनाएं हैं वो आप तक पहुंचती हैं या नहीं पहुंचती हैं? आप बैठक लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? आपको समय समय पर अपने गांव में एटलीस्ट 2 महीने में, पहले तो 2 महीने में ज़रूर ऐसे लोगों के साथ में सामंजस्य बिठाना चाहिए। क्या योजना है, मातृ वंदन योजना है, THR है, या जो कुछ भी हम समय समय पर जो योजनाएं आती हैं उसका लाभ हमारे गांव के लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। फिर है बाल हितैषी गांव। हमारे गांव के जो बच्चे हैं उनकी क्या पोजीशन है? भोजन, क्या आपकी जो समितियां बनी हैं वो रजिस्टर में, सिर्फ रजिस्टर में लिखने के लिए हैं या सच में है? अगर ग्राम प्रधान के पास में, जैसे बहुत सारे अभी प्रधान जी लोग बोल रहे थे कि हमारे पास में वो फोन करके बेचारे वार्ड सदस्यों का कर रहे थे, इसका मतलब इससे ये साबित होता है कि आपके गांव में जो समितियां हैं, आपने वार्ड सदस्यों की कोई अथॉरिटी नहीं रखी, आपने उनको अपनी समितियों में शामिल नहीं किया। वो समितियां सिर्फ आपके कागजों में चल रही हैं, चाहे मैं यहाँ पंचायत अधिकारी की बात करूं, चाहे मैं ग्राम प्रधान की बात करूं, क्योंकि अगर आपकी समितियां होती तो आपके पास आपके वार्ड सदस्यों का डाटा यहाँ पर मौजूद होता। क्या आपकी निगरानी समिति है, स्वच्छता समिति है, शिक्षा समिति है, जो कुछ भी है, तो क्या आप उन समितियों का अध्यक्ष वार्ड सदस्यों को बनाते हैं, या जो भी वहाँ के योग्य हैं, एक्स आर्मी पर्सन है या फिर बाहर के पढ़े लिखे जो लोग हैं आपके गांव में? क्या आपने कभी आकलन किया कि आपके गांव में कितने ऐसे प्रबुद्धजन हैं, कितने ऐसे वक्ता हैं, कितने ऐसे ग्रेजुएट लोग हैं, कितने ऐसे युवा हैं? हर एक का प्रोफेशनलिज्म क्या करते हैं वो, क्या उनकी उपयोगिता है, हम उनको अपने गांव के विकास में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जब तक आपको अपनी स्ट्रेंथ नहीं पता होगी, आप अपने विकास की एक अच्छी सी टीम कैसे बनाएंगे? अगर आपकी ग्राम प्रधान अकेले कुछ नहीं कर सकता, उसको सबसे पहले अपने गांव के लिए एक अच्छी टीम जो उसके साथ में हमेशा खड़े रहे। और सबसे बड़ी चीज कि एक व्यक्ति, मैं अगर हूँ, मेरे को अगर ये अपनी टीम का पूरा सहयोग नहीं मिलेगा, हर एक की अपनी एक्सपर्टीज है, किसी की फोटोग्राफी में एक्सपर्टीज है, किसी की लेखन में एक्सपर्टीज है, कोई वक्ता बहुत अच्छा है, तो हमें उस एक्सपर्टीज के अनुसार देखना पड़ेगा। तो आपका गांव में अगर सपोज मैं मान लीजिए कोई बहुत अच्छा पेंटर है, तो क्या हम लोग अपने गांव को एक सुंदर आर्ट की तरह से सजा सकते हैं? हम सब लोग दीपावली में, होली में, तीज त्योहारों में अपने गांव में अर्पण देते हैं, उसको सजाते हैं। तो क्या हम अब ये एक विजन की बात है। देखिए, जैसे मैंने कहा, मान लो मेरे गांव में 50 परिवार है और वो 50 परिवारों को हमने टारगेट कर दिया, भाई तुम लाल रंग लगाओगे, तुम हरा रंग लगाओगे, तुम अपने गांव में खाकर लिखोगे, मैं स्वागत लिखूंगा, तुम करती है लिखोगे। इस तरह करके जब भी रोड से कोई जाएगा तो पहले ही नजर पड़ जाएगी, यानी कि मैं कैसे आकर्षित हूँ आपके गांव की तरफ। मैं कैसे, मुझे सामने का गांव बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे खेत हरे भरे हैं, सब में खेती हो रही है। तो मैं अगर कृषि अधिकारी हूँ, तो या मैं कोई प्रोजेक्ट मेकर हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि यार यहाँ पर देखो, एक भी यहाँ पर मुझे खेत जो है वो बंजर नहीं दिख रहे हैं, तो मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए ये एरिया चुन सकती हूँ और यहाँ पर मैं इन लोगों के साथ में मीटिंग करके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को प्लान कर सकती हूँ। तो ये एक आकर्षण का तरीका होता है। आप कैसे अपने गांव में लोगों को आकर्षित करेंगे, अधिकारियों को आकर्षित करेंगे, क्या ऐसा आप खास कर रहे हैं? क्या आया आपके गांव में, हम कल पौड़ीधार बैंड पर थे, देवलधार में थे, वो वहाँ से हिमालय का व्यू तो खैर सभी जगह से अच्छा आ रहा है, बट बहुत अच्छा सा वो टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने होम स्टे खोले। मैंने कहा भाई आपका क्या कॉन्सेप्ट है, आप कैसे उसको आगे बढ़ाएं, क्या आपकी कोई स्ट्रेटेजी है? क्या आपने कोई टूरिस्ट गाइड तैयार किया है, बर्ड वॉचर तैयार किया है, कोई दंत कथाओं का कलेक्शन किया है? क्या आपके गांव में कोई बुजुर्ग हैं जिनकी आप स्टोरीज को कलेक्ट कर रहे हैं, जो आजकल की युवा पीढ़ी को नहीं पता है? हमारी जो लोरियां हैं वो खो गई हैं, हमारी दंत कथाएं खो गई हैं, अब दादा दादी की कहानियां भी नहीं सुनने को मिलती हैं। अब सब कुछ एक छोटे से फोन में कैद होके रह गया है। ये जिंदगी जो है, मुझे लगता है इस फोन में हम सीमित हो चुके हैं। मुझे हंसना है तो मैं कपिल का शो देखूंगी, मुझे रोना है तो मैं सास बहू का शो देखूंगी, मुझे कुछ दूसरी एक्टिविटीज करनी है या कुछ और उल जलूल चीज देखनी है तो मैं बॉलीवुड की फिल्म देख लूंगी, क्योंकि अब उसमें वो पाकिज़गी नहीं रही, अब उसमें वो बातें नहीं रही, अब उसमें वो गाने नहीं रहे। तो मुझे हर एक चीज, हम एक ही व्यक्ति, 4 व्यक्ति एक कमरे में बैठते हैं और चारों के मुंह अलग अलग होते हैं, और हम सब लोग अपने फोन में अकेले अकेले कित 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 हंस रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। हमारी जिंदगी कहाँ पहुंच चुकी है? हम फोन को चला रहे हैं या फोन हमें चला रहा है? और फोन हमें चला रहा है तो हमें फिर आत्ममंथन करने की जरूरत है।
हमें देखने की ज़रूरत है। फ़ोन बहुत अच्छी चीज़ है, मैं ये नहीं कहूँगी। आप उसमें देखिए, क्या आपने कभी देखा कि जो दीनदयाल के तहत जो जो हमारी ग्राम पंचायतों को जो बजट्स मिलते हैं, जो अवार्ड्स मिलते हैं, आपने कभी अपने ग्राम पंचायत को, अगर आप इतने सक्सेसफुल हैं, आपने कभी प्रधानमंत्री अवार्ड के लिए अप्लाई किया? क्या आपने कभी मुख्यमंत्री, आपकी ग्राम पंचायत जो सबसे सुंदर ग्राम पंचायत होती है, उसके लिए मुख्यमंत्री अवार्ड दिया जाता है, प्रधानमंत्री अवार्ड दिया जाता है, क्या आपने कभी उसके लिए अप्लाई किया? आपने स्वच्छता अभियान के लिए अभी बहुत सारे अवार्ड हमारे गाँव में हुए थे, क्या आपने किया? क्या आपने गाँव को, लोगों को कुछ टेम्पो बनाने के लिए, जैसे स्टार्ट होगा आपकी कलम चलेगी, जैसे ही म्यूजिक रुकेगा आपकी कलम रुक जाएगी, आपको मुझे 6 अच्छी बातें लिख के बतानी है। आपके गाँव की, मतलब आपकी पूरी टीम की 6 अच्छी बातें क्या हैं? आपकी कैपेसिटी क्या है? आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आपका सबसे प्लस पॉइंट क्या है? आपकी आपके क्षेत्र का, वो आपको बताना है। रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। मैम, आप कहाँ से हो? मैं अल्मोड़ा से हूँ और मेरा नाम रिमू कृष्णा है। मैं एक एनजीओ चलाती हूँ और ग्रामीण महिलाओं के लिए, समूह के लिए, युवाओं के लिए काम करती हूँ। मैं बस यही कहूँगी कि ना हो कुछ भी, सिर्फ एक सपना है तो भी हो सकती है शुरुआत, और ये शुरुआत ही तो है कि यहाँ एक सपना है। इन सब की आंखों में एक सपना है और इनको हम यही शुभकामनाएं देते हैं कि अगर आपकी आंखों में सपना है, उसको सच करने का जुनून है, जज्बा है, जोश है, तो आपका सपना एक दिन जरूर सच होगा। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना कुछ बोलने के लिए।